दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे दिया। लेकिन जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद में ही देखे तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मायूसी हुई थी। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, आईपीओ अच्छा खासा सक्सेस हो गया था, लेकिन उसके बाद में लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और स्टॉक लगातार नीचे रहा। और ये बात तो आप समझ सकते हो कि जो कंपनी अच्छी है वो उसकी प्राइस एक दिन बढ़ती जरूर है। तो बिल्कुल यहाँ पे आईआरएफसी में वही साबित हुआ, क्योंकि कंपनी वाकई मजबूत है और यहाँ पे तेजी की संभावना बननी ही थी, अब बन चुकी है। लेकिन उसके बाद में गिरावट भी शुरू हुई है। तो ये गिरावट कहाँ तक होने वाली है? क्या फिर से अच्छी तेजी बनेगी? क्या इस बार स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या 30 को क्रॉस कर सकता है, या फिर स्टॉक वापस वही 24-23 के आसपास आएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है उनको डिस्कस करेंगे, कुछ बाजार की संभावनाओं को तलाशेंगे, और ये लेटेस्ट तेजी का जो खिलाड़ी है आईआरएफसी, ये दौड़ इसकी कहाँ तक है। और वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार देख के लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर लेना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में हमने 61,663 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 87 पॉइंट की मामूली सी गिरावट थी, यानी 0.14% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स, यानी बाजार में थोड़ा सा दबाव था। उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वो सारे पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में हुए। आप देख सकते हो डाउ जोन्स 33,745 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 0.59% की तेजी देखी है फ्राइडे के दिन। S&P 500 की बात करें तो 3,965 के स्तर पे 0.48% की तेजी थी, यानी लगभग आधा % की तेजी यहाँ पर भी थी। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,146 के स्तर पे 0.0099% की, यानी मामूली सी तेजी थी। यहाँ पे खाली कहने के लिए ग्रीन था, ये देख सकते हो आप। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1849 के स्तर पे 0.5% की तेजी थी। कुल मिला के सभी बाजारों में तेजी तो थी। तो इस हिसाब से देखें तो मंडे को पॉजिटिव शुरुआत हमारी भी हो सकती है। आईआरएफसी की अगर बात करें तो क्लोजिंग 27.55 पर रही, यानी 27.5 के आसपास क्लोजिंग रही, 1.25% की गिरावट के साथ में। लेकिन आप देख सकते हो इंट्राडे में इसका 26.80 का लो भी बना, यानी काफ़ी स्टॉक नीचे गया, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी अच्छी हुई, उस वजह से स्टॉक फिर से उतनी गिरावट के साथ क्लोजिंग। और हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया है, काफ़ी अच्छी डील हुई और उन डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी भी की गई है, यानी अभी भी इस लेवल पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आ भी रही। इस वजह से थोड़ी सी दबाव देखने को मिली, क्योंकि 28.45 का हमने हाई भी देखा है। लगभग आप देख सकते हो कि 2 रुपये का अप डाउन हमने देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 28% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी एक तरह से लोगों को मालामाल किया स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो भी यहाँ पे आपको 28% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि 21 के आसपास ही स्टॉक था। और ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले 6 महीने से लेके 1 महीने तक आपको प्राइस एक ही जगह पे दिखाई दी, यानी स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था पिछले 5-6 महीनों में। लेकिन जब 1 महीने के बाद आप देख सकते हो जो तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ तो लगातार स्टॉक दौड़ा। सिर्फ 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में हमने 12% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राइडे को भी 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बाजार का लीडर बना हुआ स्टॉक फिलहाल, और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई जो लगातार खरीदारी करे थे वो बिकवाली करने लगे। 15 नवंबर को उन्होंने बिकवाली की, फिर 16 नवंबर को भी उन्होंने 386 करोड़ रुपीज़ का बिकवाली किया, लेकिन 17 नवंबर को उनकी तरफ से 618 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी हुई। कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन फ्राइडे को फिर से एफआई की तरफ से 751 करोड़ की बिकवाली कर दी गई, यानी फिलहाल अभी बिकवाल बने हुए हैं एफआई। बाजार में वो अपना प्रॉफिट बुक करे, काफ़ी अच्छी तेजी बनी। इस समय बाजार भी देख सकते हो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में यहाँ पे एफआई में उनका निवेश ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में जहाँ पे उनकी 1.02% की होल्डिंग थी, सितंबर में उसको बढ़ा के उन्होंने 1.05% किया। तो ऐसे में अब प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो ये समझ सकते हो एफआई की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी उनकी यहाँ पे आईआरएफसी में दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी वो प्रॉफिट बुक करे होंगे। इस वजह से हमें स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे डीआई ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया था। देख सकते हो कि 3.25% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो इस बार 3.39% हुई है। तो डीआई की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे जनरल पब्लिक है जो अपनी होल्डिंग लगातार पहले भी कम कर चुके हैं। 9.36% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो घट के 9.19% के आसपास आ गए थे। और हमेशा यही होता है, जब भी तेजी आने शुरू होती है तब एफआई डीआई तो खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें जनरल पब्लिक बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब इसका आईपीओ आया था तो आप समझ सकते हो कि
इसके आईपीओ में 26 और 25 की प्राइस रखी गई थी और इसकी लिस्टिंग 26 के आसपास से हुई थी। और आप देख सकते हो उसका आईपीओ लाया था, उसकी जो रकम थी वो 4633 करोड़ के आसपास थी और आईपीओ 3.49 गुना सब्सक्राइब भी होता है, यानी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ को। सबसे बड़ी बात यह है कि 43.76 गुना एम्प्लॉयज़ कोटा भी भर गया था, यानी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था इस आईपीओ ने। लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। आप देख सकते हो 4% डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई 25 के आसपास और आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग रही वो बीएससी में 24.85 पर, यानी बहुत ही बुरी तरह से एक तरह से पिटा था ये आईपीओ, जबकि बहुत ही शानदार कंपनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में आईआरएफसी के साथ समय रेलवे से जुड़ी हुई 4 कंपनियों को और मार्केट में लिस्ट होने की मंजूरी मिली थी। अब आईआरएफसी की बात करें, रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से रेलवे आगे काम बढ़ाती है अपना, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम ब्याज पे ये रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है और इसके जो भी फंड प्रोवाइड करते हैं उसकी गारंटी सरकार लेती है, यानी किसी भी प्रकार का इनका पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी रकम ये प्रोवाइड करती है रेलवे को उसकी सारी की सारी गारंटी सरकार की तरफ से होती है और इसी वजह से देखें तो इनका 0 एनपीए, किसी प्रकार का पैसा इनका डूबने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर से सरकारी छूट की वजह से इनको टैक्स में बहुत सारी राहत मिलती है, इनको किसी प्रकार का इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, यानी कुल मिला के टैक्स में इनको बेनिफिट बहुत सारा मिलता है। और आप देख सकते हो फाइनेंशियल 2022 में इन्होंने रेलवे को करीब 5 लाख करोड़ रुपीज़ की बड़ी फंडिंग की है, तो इसका बेनिफिट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। और आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात है कंपनी की कोई कॉरपोरेट ऑफिस है ही नहीं, यानी कंपनी आप देख सकते हो कि इंडिया में कहीं पर ऑफिस नहीं रखती है। इनका जो सारा का सारा कारोबार है वो होटल अशोका से ही आगे चलता है, यानी होटल अशोका के अंदर ही उन्होंने जगह रेंट पे ली हुई है और वहीं से ही अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। देख सकते हो आईआरएफसी का जो नेटवर्थ है वो 41,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है और जो इनकी फंडिंग कॉस्ट है वो 6.42% के आसपास रही है। सबसे बड़ी बात है कंपनी के पास मात्र 37 एम्प्लॉयज़ है, यानी 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया हुआ है आईआरएफसी का। और एक तरह से ये सारा का सारा बेनिफिट है क्योंकि आईआरएफसी को कोई खर्च ही नहीं है, न उनकी ऑफिस है, न इतनी एम्प्लॉयज़ की संख्या है, ऐसे में सारा का सारा बेनिफिट ही है। यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इनका मार्केट कैप 35,938 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस की 27.50 की है, लो इसका 19 का है और हाई इसका 28.70 का है, स्टॉक का पी 5.56 का है, बुक वैल्यू इसकी 33.30 के, तो आप देख सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है, डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी ने 5.09% का अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया और आरओसी इसका 5.11% है, इसका आरओई 15.80% का है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी का सेल्स देखें तो 22,465 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है, इसका ओपीएम 99.30% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको 6,462 करोड़ रुपीज़ दिखा के देगा। तो एक 37 एम्प्लॉयज़ की कंपनी जिसका प्रॉफिट 6,000 करोड़ के आसपास है, वो कोई छोटी कंपनी नहीं कही जा सकती। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 1.47 निकल के आ रहा है, डेट टू इक्विटी 8.88 निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है और इसका ईपीएस 4.94 रुपीज़ है। इसका डेट टोटल 3,86,733 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 86.4% की जो सरकार की है। कंपनी ने आईपीओ आने के बाद चौथी बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस बार 80 पैसे का डिविडेंड दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट जो 18 थी वो निकल चुकी है, यानी जिसके भी डीमैट अकाउंट में पहले से अगर शेयर होंगे उन सबको डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन अब जो कोई भी खरीदारी करेगा उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, लगातार कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 15,771 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो इस टीटीएम में बढ़ के 22,465 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 15,657 करोड़ रुपीज़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो इस टीटीएम में 22,317 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 4,416 करोड़ रुपीज़ के आसपास था 2021 में, जो इस बार 6,462 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो लगातार हर साल बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आपको बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए। इस समय प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अगर आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है या मिड टर्म का नजरिया, तो आपको प्रॉफिट बुक एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा अभी और नीचे जा सकता है लेकिन जल्दी फिर से यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी। और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको 25 के बीच में आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। 25 के पहले के लिए थोड़ा वेट करें, हो सकता है कि बाद दबाव की वजह से स्टॉक नीचे आए। और जो भी इसमें एंट्री करके रखे हुए और जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया उनको डरने की कोई बात नहीं, ये स्टॉक वाकई में लंबी रेस का घोड़ा है और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो
82% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 26.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 25.93 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 25.07 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 28.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 29.23 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 30.02 तक जा सकता है, यानी 30 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।